डिफरेंसेस बिटवीन रियलिस्टिक थिंकिंग, जो रियल है, रियलिटी की बाउंड्रीज कहाँ पर है. द सेकेंड इज फिक्शनल थिंकिंग. द थर्ड इज इमेजिनेटिव थिंकिंग. इमेजिनेटिव थिंकिंग में ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर बैरियर को या एक लिमिटेशन को नेचर की थोड़ी देर के लिए लिफ्ट करते हैं, बाउंडिंग इट टू समथिंग की जो फिजिबल है, हो सकता है, किया जा सकता है. जैसे इंसान का मून तक जाना, उसका कहीं ना कहीं ड्राफ्ट दिमाग में ही हुआ, उसने उस प्रोसेस को सोचा है, देन बिकेम अ रियलिटी. उससे पहले तक लोगों को लगता था ये पॉसिबल ही कैसे हुआ. तो बट उसके पीछे एक लॉजिक था कि उसने सोचा था कि ये ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप इसको ग्राफ किया गया, देन देयर वाज अ पर्टिकुलर आउटकम जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता था कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये सारा जो है ये आपके इमेजिनेटिव थिंक प्रोसेस में. दोस्तों, आपका स्वागत है अ ब्रेन कॉन्शियस यूट्यूब चैनल पर. और आज हमारे साथ डॉक्टर विनायक पाठक सर हैं, जो कि एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं. नमस्ते. नमस्ते सर, कैसे हैं? अच्छा हो सर, मैं आप कैसे हैं? मैं बहुत. दोस्तों, सर अंजनेय मेंटल हेल्थ केयर के एमडी हैं और साथ में ही काफ़ी जाने माने हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट भी हैं, जैसे कि सुधा मेडिकल कॉलेज और सुश्रुत हॉस्पिटल में. और सर चीफ काउंसलर और मेंटर भी हैं वाइब्रेंट एकेडमी के. अब चलते हैं सर की तरफ. सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने अपने इस हेल्थ केयर का नाम अंजनेय क्यों रखा? अंजनेय हनुमान जी को बोलते हैं क्योंकि अंजनी पुत्र है, और एक एज लॉन्ग हिस्ट्री रही है जहाँ पे ये बिलीफ है कि हनुमान जी मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं. ही हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग अवे ऑल ऑफ दी बैड एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम अ पर्सन. तो आई जस्ट हैड सजेशंस, जिसमें वन ऑफ द सजेशन वाज माई फादर्स नेम, क्योंकि वो भी काफ़ी फेमस सर्जन रहे जिन्होंने यहाँ की हाड़ौती की पॉपुलेशन के लिए काफ़ी काम किया, डॉक्टर शक्तिधर पाठक. तो जो मेरा जो बहुत पहला सजेशन था वो डॉक्टर शक्ति सेंटर के नाम से था जी. बट देन आई रियलाइज की जो कनेक्शन है खासकर यहाँ की पॉपुलेशन का हनुमान जी से, तो आई जस्ट स्विच्ड इट टू अंजनेय मेंटल हेल्थ. और लोग इसी तरह से ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट भी कर पाते हैं. जी. वैसे भी आपने सुना होगा कि बालाजी के मंदिर में लोगों को भूत भगाने के लिए, भूत बाधा के लिए ले जाया जाता है. तो मेरा इंस्पिरेशन वहीं से ही है, बट मैं ये मानता हूँ कि मेरा काम सिर्फ ट्रीटमेंट देने का है. रेस्ट ऑफ द थिंग इज़ अप टू हिम. जहाँ तक वो मैं जितना पॉसिबल है अच्छे से अच्छा इलाज दे सकता हूँ. द प्रोसेस ऑफ हीलिंग जो आप कहते हो, वो जो कॉन्शियस हीलिंग है जिसमें इंसान धीरे धीरे करके बेटर महसूस करना शुरू करता है, दैट इज़ फार बियॉन्ड मी और एनीवन एल्स, मेरा ये मानना है. और ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादातर हम ये मानता हूँ, जैसे मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये चीज़ें भगवान करवाते हैं. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, विनायक सर ने जो कोविड की सिचुएशन रही थी ना, उसमें काफ़ी हेल्प की थी. तो सर मैं उसका एक एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था उसके प्रति? कोविड-19 के बाद जो इश्यूज़ लोगों को हुए वो ज़्यादा ट्रेजिक रहे, क्योंकि देखो मेरी ड्यूटीज़, मेरा जो सीनियर रेजिडेंसी है भीलवाड़ा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MG हॉस्पिटल भीलवाड़ा, वो 2019 जुलाई से शुरू हुआ एंड उसी के बाद से इसका एग्रेवेशन बीच में आया है. सेकेंड एपिसोड भी इसका काफ़ी भयंकर रहा है, बट थैंक्स टू मोदी जी जब वैक्सीनेशन टाइम पे आई है एंड पीपल स्टार्टेड गेटिंग बेटर. बट जो इसका जो एक ऑरा था जिसमें लोगों में एक डर बैठ गया था, आप इमेजिन नहीं कर सकते किस हद तक लोग डरे हुए थे. जैसे छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी उन्हें ऐसा लगता था कि भाई अब नहीं बच पाएंगे, एंड फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स होना, और दे आर बाउट्स ऑफ सोमेटाइजेशन जिसमें आपको साथ में डिप्रेसिव सिम्टम्स भी मिलेंगे, जैसे हाथ पैरों में दर्द रहना, कमजोरी महसूस होना, बिल्कुल ताकत नहीं लगना, और ऐसा भी लगना कि भाई ये फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं है. तो द सिचुएशन वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग दैट टाइम. और मेरा काम उस समय पे ये था कि एक तो मुझे कोविड-19 सैम्पलिंग को संभालना था, और उसके अलावा द रेस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू कनेक्ट टू पीपल जिन्हें एक्चुअल में क्वारंटीन किया गया है या फॉर सम रीज़न अलग अलग सेंटर्स में रखा गया है. तो आई यूज्ड टू विजिट देम ऑन अ डे टू डे बेसिस, और मैं लोगों से मिलता था. द रीज़न बीइंग ओवर द टाइम मुझे लोग वहाँ जानने लगे वो यही था
जी। लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनसे पूछना कैसे हैं, क्या हालचाल, कोई घबराहट तो नहीं, नींद तो ठीक से आ रही है, कोई डर तो नहीं लग रहा। तो ओवर द टाइम मैं लोगों से कनेक्ट करने लगा एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब वो लोग खुद कनेक्ट करते थे। जैसे कोई फ्री होता था वहाँ से तो लोग मिल के जाते थे कि नहीं सब ठीक है, सब बढ़िया है, हम वापस जा रहे हैं। एंड दैट वाज वन गुड थिंग, क्योंकि अदर देन जो मेजर्स वहाँ पे हॉस्पिटल ने लिए हैं उनकी भी काफ़ी तारीफ हुई है। देयर वाज अ फेमस दिस भीलवाड़ा मॉडल गॉट फेमस ओवर द टाइम, तो वहाँ और डॉक्टर्स ने भी बहुत मेहनत करी। और आई फील हमें क्या है, जो पिक्चराइजेशन हमें सोसाइटी देती है सर्कमस्टांसिस की, उसमें आप मीडिया मान लो, उसमें आप पेपर प्रिंट मीडिया मान लो, अलग अलग चीज़ें मान लो, वो हमें एक अलग से ऑरा दे देता है कि पता नहीं क्या होगा जी। लाइक उसका क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं है एट द एंड ऑफ इट कि ऐसा हो गया, इसका कोई कंक्लूजन नहीं। तो जैसे बीच में ये चला कि भाई ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, दैन इट स्टार्टेड कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज हो रही है, तो लोगों ने रेमडेसिविर को भी स्टॉक करना शुरू कर दिया था एक पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके अलावा लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स ला के घर पे रखते थे। तो आई हैव सीन दिस हैपनिंग। और द थिंग इज कि जो फियर ऑफ डेथ है दैट ओवरराइड्स मोरल एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम। और जबकि सिचुएशन ये होनी चाहिए कि हम हेल्प कर रहे हैं, हम सब लाके दे रहे हैं, हम सब ये सब कर रहे हैं। तो दिस वाज द थिंग दैट आई सॉ। हमने इसको आगे जाके रोकने की भी बहुत कोशिश करी। तो पर इन चीज़ों से जो डर लोगों के अंदर था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। कई ऐसे हैं जिनको पैनिक अटैक्स होने लग गए बार। कई ऐसे हैं जिन्हें ओसीडी लाइक सिम्टम्स आ गए कि मैं किसी चीज़ को टच करूंगा तो मुझे कोविड हो जाएगा। एंड ये बहुत लंबे समय तक रहा। अभी भी मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पोस्ट कोविड ओसीडी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें कि भाई वो पेरेंट्स आके बता रहे हैं कि और कुछ नहीं है बट ये क्या है, दिन में 15-20 बार तो हाथ धोता है। एंड हिज टेंडेंसी टू टेक बाथ इज़ टू फ्रीक्वेंट, बार बार नहाना नहाना नहाना। कहीं बाहर से आएगा तो पैर धोएगा बार बार, फिर हाथ धोएगा, फिर पढ़ने बैठेगा उसके बीच में भी 2-3 बार आके हाथ धोएगा। तो दिस थिंग वॉज काफ़ी जो कल्मिनेटिंग है। और अगर आप इनसे बात करोगे तो द ओनली रिस्पॉन्स कि साहब जर्म्स से बच रहा हूँ मैं, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शंस। और इसका एक पार्ट ये भी है कि ओवर द टाइम वर्किंग विद पीपल मुझे खुद कोविड भी हुआ। एंड जो सेकेंडरी मेरे लंग्स में जो लिम्फ नोड्स थे उनका भी एनलार्जमेंट हुआ है, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसे ही पता चला। आई स्टार्टेड वीजिंग और मुझे रात को लगा कि मेरी सांस आसानी से वैसे नहीं फूलती, तो उसका भी ट्रीटमेंट चला। बट द थिंग वॉज कि इट गॉट ट्रीटेड समहाउ आराम से। बट आई हैड द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि क्या महसूस करता होगा पेशेंट। तो सिर्फ यही नहीं है, अगर आपको माइनर ब्रीदिंग डिफिकल्टीज जो कंसिस्टेंटली रुकने वाली है वो रहे तो भी डर बैठ जाता है। इट वर्क्स लाइक दिस कि भाई हमारी जिम्मेदारियां हैं, वी हैव थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, एंड सडन डेथ इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ऐसा है। 2019 में भीलवाड़ा में सीनियर रेजिडेंट था साइकेट्री में, एंड आफ्टर द कोविड आउटबर्स्ट हम लोग वहाँ पे जो कोविड सैम्पलिंग है, कोविड-19 सैम्पलिंग, वो संभालते थे। और जो सेकेंडरी ड्यूटीज़ थी मेरी, वो लोगों को मेंटली हेल्दी रखने का काम था, जिसमें अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग जाके जहाँ जहाँ भी क्वारंटीन किया गया वहाँ मुझे विजिट करना होता था और उन्हें डे टू डे मोटिवेशन देना, उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसका किसी भी तरह से सोल्यूशन निकालना, वेदर इट्स रिलेटेड टू वाटर, फूड सप्लाई, वेदर इट्स रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, जहाँ पे कई ऐसे थे लोग जिन्हें बार बार पैनिक अटैक हो रहा है या बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव महसूस कर रहे हैं क्योंकि बाहर नहीं जा पाते थे और खाना भी अलग अलग जगह से उनके लिए आता था। तो देयर वाज अ सेंस ऑफ डिप्राइवमेंट, जहाँ उन्हें लगता था कि हम बंद होकर रह गए। अदर थिंग वाज कि इसी वजह से कई बार ऐसा होता था कि दे स्टार्टेड फीलिंग वेरी मच एंशियस एंड ऐसा लगना कि भाई हाथ पैर टूट रहे हैं, फ्रीक्वेंट हेडेक्स होना, प्रॉपरली नींद ना आना। तो ओवर द टाइम मैं हर जगह धीरे धीरे लोगों के कांटेक्ट में आता था और उस अवेयरनेस के चलते ओवर द टाइम सिचुएशन कंट्रोल में भी अच्छे से आ गई। आई वॉज हैप्पी कि धीरे धीरे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, वेरी सेम फैक्ट कि ऐसा हो गया है, एंटिटी दैट एग्जिस्ट, और उसकी वजह से सर्टेन लोगों की डेथ भी हो रही है। एंड उसका ऑरा जो था, बेसिक ऑरा जो स्प्रेडिंग उसकी थी फर्स्ट एंड सेकेंड वेव के बाद भी जो ऑरा रहा, उसके ज़्यादातर सिम्टम्स में आप ये देखोगे कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आया है और सेकेंडरी जो है वो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या पैनिक अटैक।
एंड द थर्ड मोस्ट कॉमन इज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये खासकर इसका जो आप समझो कि जो इम्प्रिंटिंग बच्चों के साथ हुई, क्योंकि दैट वाज मोर ऑफ कि बार बार हाथ धोना है, ठीक है, देन बार बार सैनिटाइज करना है, कहीं भी बैठना है तो सैनिटाइज करके बैठना है, तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। बट वो कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चे चलाते हैं, उनके दिल में वो फियर बैठ गए। और ऐसे भी बच्चे हैं जो दिन में 30-40 बार, जो कोट एंड कोट पेरेंट्स बता रहे हैं आके कि 30-40 बार तो ये हाथ धो लेते हैं दिन में। और कुछ नहीं तो कुछ ऐसे भी हैं जो अपना रूम बार बार साफ करते हैं, बार बार पानी बिखेरा फिर रूम साफ कर दिया। और कईयों में ऐसे है कि बार बार बेदिंग करना, जाके नहाना 5-6 बार, बार बार पैर धोना अपने। तो प्रॉब्लम इससे नहीं है कि करना, हाँ ठीक है, आई एडमिट कि एक सेंस ऑफ क्लीनलीनेस या सेंस ऑफ लैक ऑफ कंटेमिनेशन होना चाहिए, अरे बहुत बढ़ चढ़ के हो रहा था। तो कई ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग करी गई, कई ऐसे हैं जिनको OCD का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और द सेकेंडरी थिंग वॉज कि डिप्रेशन, जिसमें कि ऐसा कि मोर ऑफ जो सिम्टम्स है वो ऐसे हैं कि साहब आप देखो ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। तो दिस वाज आल्सो द मोस्ट कॉमन थिंग जो सामने है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, आप कुछ करो इस बारे में, या ऐसे कि मुझे बार बार चेस्ट पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो जो रियलिटी में हाँ, वो मोर ऑफ देयर वाज अ मोर एग्रेवेटेड वर्जन ऑफ एंजाइटी। ओके। और उसकी वजह से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होना, ये भी मेरा देखा हुआ। एक वन ऑफ द इंस्टेंसेस वाज कि एक स्कूल के 19 से 20 बच्चियों को एक साथ पैनिक अटैक शुरू हो गया। दैट पिक्चर वाज मोर ऑफ अ मास ट्रांस लाइक एपिसोड। और फिर उनको सबको एक साथ अस्पताल लेके आया गया, जो सारी बेहोशी की हालत में थी। तो अच्छा, पोस्ट कोविड कुछ ऐसा था कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स को था जिसको कोविड निकला था और उसको वो ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे। रेस्ट ऑफ द 19 स्टूडेंट्स को जबरदस्त पैनिक अटैक हो गया। तो ये स्कूल से ही लेके आए उसी वक्त ड्यूरिंग द सेम इंस्टेंस कि हमें ना हो या फिर हमारी भी जान को कुछ खतरा है किसी तरह का। अब आप ये समझो कि ये बच्चियाँ थी, आई गेस 6th या 7th क्लास की होंगी, तो इनके लिए ये उस समय ये खबर सुनना कि ऐसा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा डर में थे। और दैट लीड टू मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ एडमिशन उसके बाद भी, मतलब उस एपिसोड सिंगल इंस्टेंस के बाद भी उन लड़कियों का अलग अलग टाइम पे एडमिशन हुआ है। मोस्ट कॉमन सिम्टम कि भाई चक्कर आ रहे हैं। अदर थिंग इज कि साहब बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, कभी कभी ऐसा होना है कि साहब बेहोशी हो गई और 5-10 मिनट तक बेहोश रहती है। तो ये भी चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, ये भी देखा गया। अच्छा सर, डिप्रेशन के बारे में कुछ बताइए। डिप्रेशन का जो पिक्चराइजेशन है, खासकर जो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बस ऐसे कि एक इंसान उदास बैठा है, बात नहीं कर रहा किसी से। अब एज ए एंटिटी डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, ये सिर्फ 3-4 दिन का उदास रहना या लोगों से बात करना नहीं है, इट्स अ बिगर एंटिटी। और सबसे ज़्यादा आइसबर्ग फिनोमिनन जो है, आइसबर्ग मतलब आपको सिर्फ उसका टिप दिख रहा है, दैट इज़ 1/10 ऑफ इट। 9/10 जो है वो नीचे है पानी के, तो आप उसको विजुलाइज नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम बस इतनी है कि हमारी जो सोसाइटी की जो ताना बाना है वो इस तरह से बनाया गया है कि अगर कोई इंसान अपने डिप्रेशन के बारे में बात करता है ना, तो वी एक्चुअली मॉक इट, हम मजाक उड़ा देते हैं उसका। ये बहुत कॉमन है कि यार तू तो ऐसे ही रोतलू है और तू रोता रहता है, और बट हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में बातें नहीं करते। या कि अगर कोई किसी सिचुएशन में है ही तो हम उसे एडवाइस भी देंगे जो उसके लिए कल्मिनेटिव नहीं है, उसको कोई उससे प्रोडक्टिवनेस नहीं होगी। एंड अगर हम ऐसा करते रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग शेयर नहीं करते हैं। तो टेंडेंसी ये होती है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने दिल की बात को वेंटिलेट नहीं करते। द अदर थिंग इज़ कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, सबके साथ है, आई नो कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसके साथ इश्यूज नहीं, बट एक हमारा एक खुद का एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है स्ट्रेस से या जो भी सिचुएशंस हैं उनसे उभरने के लिए। और अदर देन कोपिंग मैकेनिज्म, अगर वो इमेच्योर है, हमारा जो स्ट्रेस से उभरने का तरीका है वो इमेच्योर है, तो हमें आगे जाके इश्यूज होंगे। और साइको एजुकेशन देना डिप्रेशन के बारे में ये है कि आपका जो मैकेनिज्म है वो मोर ऑफ पॉजिटिव होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस हैंडलिंग। जैसे ह्यूमर हो गया, ठीक है देखा जाएगा, मजे में आपने हंसी मजाक में उसको आगे बढ़ा दिया। एंड द सेकेंड थिंग वुड बी कि सब्लिमेशन। तो
सब्लिमेशन इज मोर ऑफ कि जैसे आपने अपनी जो एनर्जी है पोस्ट जब आपको किसी तरह की ट्रॉमा हुई है आपने उसको चैनलाइज कर दिया किसी और चीज़ में। तो जैसे किसी ने पोस्ट ट्रॉमा ये किया है कि वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देने लग गया एंड ही स्टार्टेड वर्किंग आउट गुड और एक अच्छा एथलीट बन गया, तो उसने उस ट्रॉमा को सही डायरेक्शन दिया अदर देन उस एंगर के साथ जीने से। वो उस गुस्से के साथ नहीं जीगा, ठीक है, वो उस सेंस ऑफ जो आप कहते हो ना कि ग्रज है एक दिल में ग्रज रखना, वो उस ग्रज की तरफ चैनलाइज नहीं होगा। तो एक बहुत पुरानी सेइंग है कि हर किसी के अंदर एक वाइट एंड एक ब्लैक वॉल्फ होता है, आपके अंदर एक सफ़ेद और एक काला भेड़िया है, आप किसको फीड कर रहे हो और जिसको आप फीड कर रहे हो वो तगड़ा बन के दूसरे को मार देगा। तो द ब्लैक एंड वाइट थिंग इज़ कि आपके जो गुडनेस गुड डीड्स एंड बैड डीड्स के बीच में, तो आप किस भेड़िए को रोटी डाल रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो द अदर थिंग इन डिप्रेशन इज़ कि ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये जस्ट नॉट वन डे कि किसी ने डांटा और वो थोड़ा सा उसका दिन खराब रहा, नहीं, परसिस्टेंट लो मूड लंबे समय से लो है। सेकेंडरी कि भाई एक्सिस नेगेटिविटी है इसको लेके, वो बार बार ये महसूस कर रहा है कि मैं होपलेस हूँ, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ ऑफ होपलेसनेस, मतलब कि आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, एंड आइडियाज़ ऑफ हेल्पलेसनेस वो भी इस तरह से कि कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, और इस तरह से भी कि मैं अपनी मदद नहीं कर रहा या किसी सिचुएशन की वजह से नहीं कर पा रहा। आइडियाज़ ऑफ गिल्ट कि भाई मैंने ही कुछ गलत किया है, या इसको इस तरह से देखो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस है कि आउट ऑफ 10 पीपल मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन है वो ये है, आइडियाज़ ऑफ गिल्ट का भी और बिगड़ा हुआ वर्जन है, आपको सही बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड निहिलिज्म या निहिलिस्टिक डेल्यूजन की तरफ भी चला जाता है। निहिलिज्म ये है कि मैं सड़ रहा हूँ, आई एम रॉटिंग फ्रॉम इनसाइड, और जो इसका डेल्यूजन है दैट इज कोटार्ड्स डेल्यूजन, आई एम अ डेड पर्सन वॉकिंग, आई एम ऑलरेडी डेड, मरा हुआ हूँ मैं, दैट वे। तो ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, कभी बहुत रेयर प्रेजेंटेशन होती है कोटार्ड्स डेल्यूजन की, बट ये भी है अगर देखा जाए तो कि भाई मैं सड़ रहा हूँ पूरी तरह से दिस वे। फिर इधर की तरफ आप देखें तो सोमेटिक एंड विद और विदाउट सोमेटाइजेशन, मतलब कि जो शारीरिक, भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम तक बॉडी नेगेटिव एनर्जी को झेलता है या उसका एक थ्रेशोल्ड है बॉडी का, उसके बाद आपको फिजिकल सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मॉर्निंग हेडेक्स होना, उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कि भाई बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी यूज़ करना या लेथार्जी महसूस करना। द अदर थिंग इज़ कि एनहेडोनिया होना। एनहेडोनिया होता है कि जब आप खुद से महसूस कर रहे हो कि ये एक्टिविटीज़ मेरे लिए पहले प्लेजरेबल थी या सूदिंग थी और इन्हें करता था तो मुझे अच्छा लगता था, बट अब मैं उनको नहीं कर पा रहा या कि मुझे उनसे किसी तरह का कोई सूदिंगनेस या प्लेजर नहीं मिल रहा, तो ये वन ऑफ द सिम्टम्स में आता है। जैसे कई ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्सरसाइज करना पसंद है, जिन्हें मोर ऑफ म्यूज़िक सुनना पसंद है, बट ड्यू टू रिड्यूस मोटिवेशन वो उन एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जा रहे जल्दी। इसके बाद जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें हम पूछते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ आवर क्राइटेरिया टू मार्क इट एज सीवियर डिप्रेशन, वो है एक्टिव या पैसिव डेथ विशेस, ठीक है। एंड अगर सुसाइडल आइडियाज़ हैं तो ये आपके लिए मार्कर बन जाता है उसको एडमिट करके ट्रीट करने का। और ये जो है यूनिवर्सल रूल है, अगर वो आपको खुद आके रिपोर्ट कर रहा है कि सुसाइडल आइडिएशंस हैं और अगर वो अटैम्प्ट भी बता रहा है कि मैंने कोशिश भी करी है पहले, तो आपके ड्यूटी बाउंड है ये कि भाई उसको भर्ती करके उसको ठीक किया जाए। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मार्कर है जब खासकर आप डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है जिसको आप कहते हो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, और ये जो चीज़ है इसमें इनको ग्रेटिफिकेशन मिलता है खुद को हार्म करके। तो आपको बहुत कॉमन होगा कि ऐसा दिख जाएगा कि हाथ पे कट मार्क्स हैं, मल्टीपल कट मार्क्स हैं या पैरों पे कट मार्क्स हैं, तो इसका कनेक्शन दोनों चीज़ों से भी है, डिप्रेशन के से भी है और एंजाइटी से भी है। इन अ वे इनकी जो एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा पीक कर जाती है एंड दे फाइंड सॉलिट्यूड और दे फाइंड ग्रेटिफिकेशन बाय कटिंग देमसेल्व्स, ठीक है। और ये तब डेंजरस बन जाता है जब आपने ज़्यादा काट लिया और यू हैव डेलिबरेटली कट अ वेन, ब्लीडर ज़्यादा हो गया, तो ये जो बिहेवियर है सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, ये आपको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी मिल जाएगा। ये उनके लिए एक तरह से
दूसरे की अटेंशन खींचने का तरीका होता है। और ये आपको मोर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर या जो बच्चे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर इनसे भी इनको बचाना होता है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बच्चे आते हैं और बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस कर रहे हैं। तो आई यूजुअली आस्क देम टू ओपन द शर्ट एंड दिखाओ कि भाई कहीं काट वाट तो नहीं रखा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर हम ट्रीटमेंट करके ही फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर ऐसे में हमें भी ये ज़रूरी होता है कि हम वहाँ स्कूल्स में भी नोटिफाई करते हैं कि भाई इसका ध्यान रखा जाए बच्चे। सर जो डिप्रेशन होता है, मुझे क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया अभी अभी कि डिप्रेशन बाहर की सिचुएशंस की वजह से ज़्यादा होता है या फिर आपके सोचने के तरीके से, जो एक पैटर्न है आपका सोचने वाला, उसकी वजह से ज़्यादा एक रहता है? डिप्रेशन नेचर एंड नर्चर दोनों पे डिपेंड करता है जी। ठीक है। ऐसे तो ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स में ये चीज़ है, बट अगेन जिस तरह से आप अपने आप को डिफेंड करते हो मेंटली, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आप डिफेंस कह लो या आप ये कह सकते हो कि आपका स्ट्रेस से कोप करने का तरीका है वो। और ये जो है ये एक तरह से रिफ्लेक्शन कर रहा है परसेप्शन पे, परसेप्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा यू हैव। ज़्यादातर लोग क्या है आउट ऑफ प्रोपोर्शंस उसको परसेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार इसका कोई एंड नहीं, या इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए उसका उनको तरीका नहीं मिल रहा। तो ये जो परसेप्शन है इसको मोर ऑफ ऐसे समझाया जा सकता है कि उनको हर्डल्स को या स्ट्रेस को उस तरह विजुअलाइज करना नहीं सिखाया गया। और इसमें भी कमजोरी है कि हमने हर चीज़ को इतना ज़्यादा उसको परसेप्चुअली बड़ा बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है कुछ। तो हम ये सोचते हैं कि यार अब क्या किया जाए और या इसका एंड क्या है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट कॉमन मैं आपको बताऊं वो होता है कि भाई पीयर प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, है ना, पेरेंट्स क्या कहेंगे, और सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे एक तरह से। बट अदर देन आप उनको ये सिखाओ कि द वेरी फर्स्ट ग्रूमिंग बच्चे की जो होती है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपको इससे फ़र्क पड़ना चाहिए कि आप अपने आप को किस तरह से नर्चर कर रहे हो, सेल्फ नर्चरिंग। और हमारा ये एक ड्यूटी बाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पॉजिटिव ट्रेट्स को रिवार्ड करें। हम अगर उसके पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करेंगे और वो इस तरह से रीइंफोर्स करेंगे कि उसको पता है कि कहीं ना कहीं रिवार्ड होगा, तो ये उसके जो ब्रेन के जो वायरिंग है एक तरह से हार्डवेयर, आप कहते हैं ना कि बहुत हार्ड डिटर्मिन्ड इंसान है, ही इज़ वेरी हार्ड वायर्ड, जो वर्ड होता है दैट इन अ वे मीन्स कि भाई उसकी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा एनकोड है, वो समझता है चीज़ों को कैसे संभाला जाए। और ये जो स्किल्स हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके पॉजिटिव बिहेवियर को नर्चर करें और उसके दिमाग में ये फिट करें कि भाई अभी नहीं तो भले ही बाद में, बट मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हमारी जेनेटिक ट्यूनिंग किसी चीज़ के लिए अच्छी है और हम वो काम कर रहे हैं, डेफिनेटली वी वुड लव इट, वो धीरे धीरे हमारा पैशन बन जाएगा। किसी के विजुअल अकॉस्टिक कैलिब्रेशन बहुत अच्छी है, वो फोटोग्राफिक बहुत अच्छी कर सकता है, वो वीडियोग्राफी बहुत अच्छी कर सकता है, और इसी चीज़ को वो यूटिलाइज कर रहा है, वो इस काम को करते हुए कभी नहीं थकेगा। वो एक काम ऐसा जिसको करने के बाद वो खुशी महसूस करता है। और ये ऐसे नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो इसको इस तरह से विजुअलाइज करेगा कि ये काम मुझे खुशी देता है। इवन एवरी सिंगल डे दैट आई वेक अप एंड आई डू समथिंग अबाउट दिस, आई एम हैप्पी, मैं एक कदम आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने शुरू से इसको इसी तरह से नर्चर किया। तो वन ऑफ माई फ्रेंड जो है वो फ़िलहाल फोटोग्राफी में काफ़ी फेमस है, और उसने द वेरी फर्स्ट मोमेंट ही रियलाइज़ कि उसको स्किल्स हैं, उसको जल्दी समझ में आता है, वो बहुत अच्छी उसकी जो कोलाजेस है वो बना सकता है, ही जम्प्ड इनटू इट, और अब यूएस में सेटल्ड है, इज हैविंग अ गुड लाइफ। बट क्या है कि हम ये चाहते हैं कि वो एक बेस एक फोरग्राउंड तैयार कर ले, फिर जो चाहे करता रहे। बट इस चीज़ के लिए आप इस तरह से सोचो कि वो अपने स्किल्स पे काम कब करेगा, जो चीज़ के लिए वो दुनिया में आया है, इसको करके उसको खुशी मिल रही है। वो कहते हैं ना कि मेरी सोल टास्क है। जैसे मेरे को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लोगों की जो मेंटल एगनी है उसको दूर करने में बहुत मज़ा आता है। आई फील हैप्पी डूइंग सो, भले ही वो किसी भी तरह से मुझसे वेंटिलेट करे। और मेरे साथ रैंडम इंस्टेंसेस ऐसे भी हुए हैं, जैसे एयरपोर्ट पे या बस स्टैंड पे मैंने लोगों से बात करना शुरू कर दिया, एंड आई जस्ट lended them an ear to listen to their grief, उनकी प्रॉब्लम सुनना चाहता था, और उसी हिसाब से उन्होंने बताया, एंड दे फेल्ट गुड।
जो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि यार अगर आप सीरियसली सुनते हो किसी की प्रॉब्लम्स को तो दे आर फार बियॉन्ड कि वो कोई गलत स्टेप अपने ले लेंगे। तो वन ऑफ द थिंग्स जो बाय द लिटरेचर टू, अगर आप किसी डिप्रेसिव इंसान को इफ़ यू लेंड एन ईयर, आप उसकी बात पे ध्यान देते हो सीरियसली, तो वेरी हाई चांसेस हैं कि आप उसका इम्पेंडिंग सुसाइडल अटैम्प्ट को पूरी तरह से हटा दोगे। वो ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जस्ट बिकॉज आपने उसकी बात सुनी है, उसको बता के उसको हल्कापन महसूस होगी। इसको आप वेंटिलेशन कह लो, इसको आप एब रिएक्शन कह लो, बट उस चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, ये पावर है। और द अदर थिंग अबाउट डिप्रेशन, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देयर इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल हैप्पीनेस। ठीक है, अगर वो ये प्लान कर ही चुका है कि वो सुसाइड करने वाला है तो आपको अलग से दुखी नहीं दिखेगा। पैराडॉक्सिकली द पर्सन वुड बी वेरी हैप्पी ऑन द सरफेस ऑफ इट। और ये भी हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, ये हमारा टास्क है। अगर आपके साथ कोई कोवर्कर है, अगर आपके साथ कोई बच्चा है जो पढ़ रहा है, आपके रेंट पे पढ़ रहा है या व्हाट्सएवर, अगर आपके साथ कोई ऐसा कोई फीमेल कोलीग भी है जो आप उसे पैराडॉक्सिकली बहुत हैप्पी देख रहे हो देन यूजुअल, बड़ा खुश है, ओ साहब सबको खाना खिला दिया उसने, है ना, बाहर लेके गया, सबको चॉकलेट्स बांट दी, ठीक है, और वो जो यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसिस है वो नॉर्मल प्रोपोर्शन से ज़्यादा है। आप समझ रहे हो, नॉर्मली होता है कि आप थोड़ा बहुत खिला दो, ये पूरे ऑफिस को खाना खिला रहा है ऑन अ सिंगल डे। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सपेंडिचर उसने एक पर्टिकुलर डे में कर दिया है। ही इज प्लानिंग टू कमिट सुसाइड। पैराडॉक्सिकली खुश है क्योंकि वो अपनी लाइफ को एंड करना चाहता था और वो करना जा रहा है। ठीक है, तो ये भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हम वक्त रहते इसको आइडेंटिफाई करें। पैराडॉक्सिकल हैप्पीनेस को कपड़े खरीद लिए बहुत महंगे, जो कि आप कहोगे कि दिस इज़ बियॉन्ड योर पे ग्रेड, ये सेंस नहीं देता, या बहुत लेविश खाना खिला दिया सबको, बहुत लेविश, फार बियॉन्ड द पे ग्रेड, या कि बहुत बड़ी जगह घूमने का प्लान बना लिया कि भाई 3 दिन में मेरे को फलाना ट्रिप पूरी करके आना है, जो कि आप भी जानते हो कि 3 दिन में पॉसिबल नहीं। हाँ, तो ये कुछ मार्कर्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड अदर थिंग अबाउट डिप्रेशन जो मैं बहुत कॉमनली लोगों को बताता हूँ कि हम सब में थोड़ा थोड़ा पॉइंटर्स या मार्कर्स डिप्रेशन के हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट वर्जन एग्जिस्ट नहीं कर सकता उस सिचुएशन का। वो चीज़ हो चुकी है और हम उसी पर्टिकुलर वुंड को बार बार स्क्रैच करते रहते हैं। हम उस एक्सपीरियंस को भुला नहीं पाते किसी भी तरह से, जबकि होना ही चाहिए कि हम वी जस्ट फॉरगो एंड मूव ऑन। मेरा ये मानना है कि ग्रज रखने से अच्छा ये कि भाई हमने फॉरगिव कर दिया। आप उस एक्ट को फॉरगिव नहीं कर रहे, आप उस इंसान को फॉरगिव कर रहे हो क्योंकि यू नीड टू मूव ऑन। आपको खुद को फॉरगिव करना है। द थिंग इज, जैसे मेरे पास जब सेक्सुअल अब्यूज़ के पेशेंट्स होते हैं या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में जब मैं सुनता हूँ, आप ये सब देखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो इस पर्टिकुलर वायलेंस का शिकार है, जो ट्रॉमेटाइज किया गया है, वो भी अपने आप को गिल्टी महसूस करता है, जबकि वो बेचारा खुद उसका एक विक्टिम है। उसके साथ तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 आउटकम निकलते हैं जनरली। अगर उसकी मेंटरिंग इस तरह से हुई है कि मेरे साथ तो हुआ है, मैं दूसरे के साथ करूँगा। ठीक है, एक तरीका ये कि मेरे साथ तो हो गया पर मैं किसी और के साथ ऐसा नहीं होने दूँगा। आई वुड मेक श्योर दे आर चेक एंड मेजर्स, जिससे कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो जब आप कह रहे थे ना कि परसेप्शन दोनों तरह से हो सकता है। यही फ़र्क है जैसे आप कहें कि बैटमैन और जोकर में। जब आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दोनों के सर्कमस्टांसेस ऑलमोस्ट सेम से। बैटमैन है क्योंकि वो ये मानता है कि मैं सोसाइटी को उस ईविल से बचाना चाहता हूँ जो एग्जिस्ट करता है। और अगर आप लॉन्ग रन में जोकर का मेथड देखें तो उसका भी वही तरीका है। अगर आप देखें तो इस पूरे मूवी को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक्चुअल में जो हीरो है इसमें वो जोकर है। वो जोकर है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो मेथड्स हैं उनके, जिसमें बैटमैन के मेथड ये है कि मैं गन यूज़ नहीं करूँगा, आई वुड नॉट हार्म एनीवन अदर देन, मुझे उस पर्टिकुलर ईविल डीड को या गलत डीड को रोकना है। जबकि जोकर ये था कि मैं उसे ग्रास रूट लेवल से ख़त्म कर दूँगा।
तो आप ये देखेंगे कि उसने मल्टीपल माफिया से पैसे कलेक्ट किए ये कह के कि मैं तुम्हें बैटमैन से बचाऊंगा, आई वुड बी सेविंग यू फ्रॉम ऑल दिस, और उनसे पैसे कलेक्ट करके उसका बड़ा सा पाइल बना के वो उसमें आग लगा देते, ही बर्न्स इट ऑफ। और उसमें एक बहुत फेमस डायलॉग है कि ये जो है, जो बैटमैन का बटलर है वो उससे कह रहा है कि दे आर सम पीपल हु जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आप उन्हें क्या ऑफर कर रहे हो, आप उन्हें कितना सहूलियत दे रहे हो, आप कितना पैसा दे रहे हो, बट दे वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। उन्हें वो चीज़ जलते हुए देखनी, उन्हें उससे सुकून मिलता है। तो द थिंग इज़ कि परसेप्चुअली हम हर चीज़ के लिए रिवेंज नहीं ले सकते, ये माइंडसेट गलत है। दूसरा कि हम अगर रिवेंज लेने उतरते हैं तो दे आर टू ग्रेव्स इन द मेकिंग। जिससे आप रिवेंज ले रहे हो वो जो रिवेंज ले रहा है जी, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको रिवेंज लेना ही है अंडर दीज सर्कमस्टांसिस तो आप अपनी सक्सेस से रिवेंज लो, इट इज़ मच मोर लाउडर। जब कोई आपको देखता है कि आउट ऑफ दीज सर्कमस्टांसिस, खासकर जो इस तरह के लोग जो किसी ना किसी चीज़ से विक्टिमाइज्ड है, उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी सक्सेस उनके लिए बोले। एंड सेल्फ पिटी के बारे में मेरा जो आई डोंट नो, बट मेरा जो माइंडसेट सेल्फ पिटी के बारे में है वो ये है कि वो इंसान को कमज़ोर बनाता है। जैसे मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई, सम ट्रॉमा जो हो गई, और अगर मैं सोच रहा हूँ कि यार ये हो गया और मैं अब क्या करूँगा, देयर इज़ नो वे आउट ऑफ दिस, और या फिर ये कि भाई सेल्फ पिटी है कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो गया है और सब लोग खुश हैं, नहीं, आपने कहीं ना कहीं किसी चीज़ को मिस किया है इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और उसको करेक्ट आपको ही करना है। तो आप उसे चाहे रो रो के कर लो या हंस हंस के कर लो, बट दैट हैज़ टू बी डन। वो करेक्शन आपको करना है, और द मोमेंट आप ये करते हो तो चीज़ें बदलती हैं, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। बट आप अगर सेल्फ पिटी का प्रॉब्लम ये है ना कि हम फिर लिथार्जिक भी हो जाते हैं, हम एमोटिवेशन महसूस करते हैं, हम इनिशिएटिव्स लेना बंद कर देते हैं, चीज़ों को शुरू करना ही बंद कर देते हैं। आप सक्सेस तभी देखोगे जब आप एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क ले रहे हो, आप चीज़ें शुरू करने का कैलिबर रखते हो, तब आपको पता चलेगा कि इस चीज़ को ख़त्म करने में हर्डल्स क्या है। सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज़ें देखने को आती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आप उस तरह के मेजर्स लोगे जिससे वो चीज़ करेक्ट हो, आप अपने जो अवेटेड सक्सेस है वहाँ तक पहुँचोगे। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप सेल्फ पिटी मत करो। अगर आपने अपने आगे टारगेट्स रखे हुए हैं, बी वेरी मच फोकस्ड। सभी बच्चों से भी कहता हूँ, बी वेरी मच फोकस्ड, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके सामने टारगेट है तो आपको कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए, कुछ नहीं, जब तक कि आप उसके आगे नींद भूख प्यास सब बेकार है। पूरा पैशनेट हो जाना उसके लिए। उसमें जब तक आप उसमें, एक फितूर ही कहते हैं, हमारा जो मेरा एक रूममेट था जिसको बड़ा अच्छा लगता था कि जिंदगी में फितूर नहीं है तो क्या जिए। फितूर वैसे तो एक तरह से पागलपन है, बट ये थोड़ा सा जरूरी है। जैसे कई ऐसे लोग मेरे आसपास रहे लकीली जिन्होंने मैडनेस का एक सही मतलब भी ढूंढा हुआ है। तो जैसे मेरे जो HOD थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वही कहते थे देयर इज अ मेथड टू एवरी मैडनेस। हर पागलपन का एक तरीका है, और इसके दो मतलब निकलते हैं। वो बात कहने में गिनने, आप सिर्फ सोचो 4 शब्द हैं और इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। देयर इज अ मेथड टू एवरी मैडनेस। अगर आप बैक ट्रेस करोगे, अगर आप लॉन्गिट्यूडनली और क्रॉस सेक्शनली किसी की हिस्ट्री में जाओगे, आप ढूंढना शुरू करोगे, आप इन्वेस्टिगेट करोगे, तो कोई ना कोई कारण निकलेगा उसके एक पर्टिकुलर रोग बिहेवियर का, जो वो गलत कर रहा है और आपके सामने गलत कर रहा है, और उसका एक कारण है और आप उसे करेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और हमारा काम ये है कि जिस समय वो डिस्टर्ब्ड है तब तो हम संभाल ही रहे, बट वी वुड ऑल्सो ट्राई टू फाइंड दिस, जो लाइफ टाइम में उसके ये इवेंट हुआ है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब्ड है। और अगर आपने इससे कोप अप करना इसको सिखा दिया तो इसकी प्रॉब्लम 90% सॉल्व होगी वहीं, देन एंड देयर इट्स डन। और ये ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात एक बार में समझ भी लेगा या उस पर ध्यान भी देगा, बट ओवर द सीरियल काउंसलिंग सेशंस अगर हम उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ले जाके छोड़ देते हैं कि यार देख, इस समय तेरे पास क्या ऑप्शंस है, उस समय तू क्या कर सकता था और आज तेरे पास क्या ऑप्शन है, तो ये कई लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है जी, जो माइंडसेट। क्योंकि तब आप कुछ नहीं कर सकते थे, वो बीत चुका है, और आज के टाइम में आप उससे उभरने के लिए क्या कर रहे हो, ये सवाल मैटर करता है। जी। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है
कि हम लोग जैसे देखते हैं अपनी सोसाइटी में, अगर किसी के पैर में दर्द होता है तो वो उसे इतनी बड़ी बात नहीं समझता, एक स्टिग्मा नहीं समझता। लेकिन जब हम कभी मेंटल इलनेस की बात करते हैं उसको हम लोग स्टिग्मा समझ लेते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और मेंटल हेल्थ की स्टिग्मा मैं बताता हूँ आपको कारण क्या है। कारण ये है कि ये ओवर द टाइम ये हुआ भी है। देखो, अब जो अर्ली ब्रिटिश एरा रहा है, जी। अर्ली ब्रिटिश एरा इंडिया में और अर्ली ब्रिटिश एरा आउटसाइड यूरोप एंड अदर कंट्रीज, तो एक अर्ली ग्रीक्स थे जिनको इसका इम्पोर्टेंस पता था, और उन्होंने ऐसे टेम्पल्स भी बनाए थे जहाँ पे आप पेशेंट्स को ला के रख सकते हो, म्यूजिक थेरेपी और अदर चीज़ें। ओवर द टाइम ब्रिटिश एरा में, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई वो एक सुपीरियर मेथड को यूज़ कर रहे हैं, उनके मेथड्स बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होते चले गए। और एडवेंट ऑफ मेडिकेशंस तो बहुत बाद में है, रेसरपाइन एंड ऑल दैट 1931 का डेवलपमेंट है। सिद्दीकी एंड सिद्दीकी, जो राउल्फिया सर्पेंटिना को इन्होंने यूज़ किया था, राउल्फिया सर्पेंटिना से रेसरपाइन को ये एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करने के लिए। बट इससे पहले इनके कई कई इंस्टेंसेस ऐसे रहे कि बहुत ज़्यादा हार्ड लाइनिंग ट्रीटमेंट यूज़ कर दी। ठीक है, देयर वाज वन ऑफ लिटरेचर जो सजेस्ट करता है कि उन्होंने एक वुडन बॉक्स बना रखा था जिसमें उसको सील कर देते थे। ठीक है, और वन ऑफ द वेज वॉज कि यहाँ तक वुडन प्लैंक होता था तो उसके ऊपर ठंडा पानी डालते। अच्छा। ठीक है, देन देयर वाज अ रोटेटरी डिवाइस जिसमें पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है उसको बांध के उसे स्पीड से रोटेट किया जाता। ठीक है, अब ये बात तो पुराने मेथड्स की, और इन्हीं मेथड्स के चलते ओवर द टाइम, अच्छा इंडियंस में भी ब्रिटिश लोगों का जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था ना, उसमें भी प्रायोरिटाइजेशन था मेंटल हेल्थ को लेके। उनके लोगों को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और हमारे लोगों को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। ठीक है, तो इवन दो मेंटल हेल्थ के हिसाब से उन्हें अगर ये बताया जाता, शुरू से ये बताया जाता कि ठीक होगा यार, ठीक होगा, हिम्मत क्यों हारो, तो शायद इसकी ऐसी स्टिग्मा ना होती। बट अब क्या, आप अपने पड़ोसी को देखोगे कि साहब वो मेंटल डिसऑर्डर है और इलाज कराने यहाँ से कोटा से वो भोपाल जा रहा है। ठीक है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि आसपास का कोई देखना ले, है ना। हॉस्पिटल जाऊँगा तो हॉस्पिटल में कोई नोन मिल जाएगा, वो ना देख ले मुझे, किसी को पता ना चल जाए, ऐसा है। तो जो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस है ना, वो भी कुछ अब तो खैर काफ़ी अवेयरनेस है, लोग जानते हैं, समझते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पुणे का बताता हूँ। ठीक है, मैं जब अपनी रेजिडेंसी कर रहा था तो जैसे ये जो आप लवारिस लोग मिल जाते हैं रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे, तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो असैलम तक छोड़ के दें, मेंटल हेल्थ सेंटर तक। तो ऐसे ही वन ऑफ द टाइम बड़ा जो आप कह सकते हो ना कि बड़ा गंदा सा अपीयरेंस था जिसको लेके, दाढ़ी यहाँ तक है, सिंज हो रखे हैं, बाल सिंज हो रखे हैं, एंड स्मेली है बहुत ज़्यादा, कई दिनों से नहाया नहीं। उसका जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तो वन ऑफ द मूवमेंट ये हुआ कि हमने अलग से बार्बर को बुलाया कि भाई लेट्स जस्ट क्लीन अप दिस पर्सन। जब उसे क्लीन अप किया और उसके तीसरे या चौथे दिन जो हमारी जो मेट्रन थी, जो है स्टाफ नर्स थी, उसने इस इंसान को देखा तो शी स्क्रैच्ड हर हेड एंड शी वाज ऑफ बिलीव कि ये बिजनेसमैन है, वहाँ पे एक फेमस बिजनेसमैन था दैट टाइम। तब तक उसको ये इस्टेब्लिश नहीं था कि ये वही है। ठीक है, ये वही है। तो इसने मुझे आके बोला तो था कि साहब इसका चेहरा ना बहुत मिलता है टू समवन आई नो, बट मुझे याद नहीं आ रहा। तो आफ्टर अ वीक और सो वो एक पुराना न्यूज़पेपर लाके उसने मुझे दिखाया, और ये बंदा CEO एंड हेड था सर्टेन कंपनी। मैं क्योंकि नाम कोट नहीं कर सकता बीइंग साइकेट्रिस्ट, बट वो काफ़ी फेमस और एस्टेब्लिश बंदा था। ओवर द टाइम थिंग्स वेंट साउथ, उसके साथ लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स हुए एंड इसने सॉलिटरी रहना शुरू कर दिया। थोड़े टाइम बाद जब इसके पास जो रिसोर्सेज थे, पैसे थे, वो ख़त्म हो गए, तो ये रेलवे स्टेशन पे जाके, एंड ओवर द टाइम ये जो आई डोंट नो जो सर्कमस्टांसिस थे, जो काइंड ऑफ ट्रॉमा ये फेस कर रहा था, उसके बाद ये साइकोटिक भी हो गया ओवर द टाइम। जब तक हमारे पास आया ये साइकोटिक था, इसका ट्रीटमेंट किया, ओवर द टाइम इसको भी चीज़ें याद आनी शुरू हुई एंड ही गॉट बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, अब इस सर्कमस्टांसिस में ओवर द टाइम जितने साल इसने सॉलिट्यूड में निकाले हैं, जहाँ कोई बियरिंग नहीं थी, क्या इसके फैमिली वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि आके
somehow जानते हैं कि कहाँ है, किसी और सिटी में चला गया है, कहाँ है, क्या है। तो ये एक प्रॉब्लम है। और आप कई ऐसे इंस्टेंसेस ऐसे भी देखोगे कि घर वाले ही छोड़ के चले गए, बस स्टैंड पे छोड़ के, रेलवे स्टेशन पे छोड़ के, नाम ना रीजन बिंग की कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। हालांकि अब गवर्नमेंट के अटेंशन की वजह से या गवर्नमेंट के ध्यान देने की वजह से कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट अभी भी लो किया जा रहा है। सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। चिरंजीवी योजना हो गई आपकी, RGHS हो गया आपका, तो वो उसको भी एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन में लाने की कोशिश है ताकि मैक्सिमम हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे सकें लोगों को। और ये बहुत पॉजिटिव मूव है, देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को बियर नहीं कर पाते और अपने लव वंस को छोड़ देते हैं, दे जस्ट अबैंडन जस्ट लाइक दैट। तो ये चीज़ बंद हुई है। और अनदर रीज़न फॉर स्टिग्मा इज कि देखिए जो माइंडसेट है ना, जो माइंडसेट मीडिया ने बनाया है वो ये कि अगर स्किज़ोफ्रेनिक है तो वायलेंट होगा, है ना, या अगर कोई मूड डिसऑर्डर का है तो वायलेंट होगा। तो वो फोरशैडो करते हुए इस तरह आया कि मेंटल डिसऑर्डर है तो वायलेंट होगा। अच्छा। किसी के संभलने में नहीं आएगा, मारपीट करेगा, उल्टी सीधी बातें करेगा, वो जो पागलपन वाली इमेज है वो बना रखी है। तो इस वजह से लोगों ने दूरी बनाना शुरू की, साहब ये तो डिस्टर्ब है। जबकि अच्छा आप ये समझो कि आप उससे, आप जैसे कहते हैं ना यथार्थ, आपने उससे आप यू डोंट हैव टू क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट और यू डोंट हैव टू क्रिएट इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट विद समवन विद अ मेंटल डिसऑर्डर। वो आपको नहीं करना है, आपको बस उसको ये करना है कि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो किसी तरह से जी, है ना। ये मेहनत है, मैं मानता हूँ। कोई बहुत उस टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत अग्रेसिव है, उसे हॉस्पिटल तक लाना और ट्रीटमेंट शुरू कराना है बहुत डिफिकल्ट है। और अगर कोई पैरानॉइड है तो वो तो आपको जीने नहीं देगा, वो परेशान कर देगा पूरी तरह से। पर पैरानोया का मतलब मुश्किलें हैं, ये स्टिग्मा को बढ़ाता है, मुश्किल है। उसको हॉस्पिटल तक लाना और उसका इलाज शुरू कराना ये मुश्किल हो जाता है जी। और स्किज़ोफ्रेनिक जो अपने पेरेंट्स पे शक कर रहा है, अपने स्पाउस पे शक कर रहा है, उसका फर्स्ट इंस्टेंस पे डॉक्टर से मिलते हुए मेरा देखा हुआ ये आर्ग्यूमेंट होता है कि ये तुम्हारे साथ मिले हुए हैं और तुम मुझे गलत दवाएं शुरू कर दोगे। तो क्योंकि वो पैरानॉइड उधर भी है, पैरानॉइड वो तुम्हारी तरफ भी हो जाएगा। तो दे आर मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम मेरे फादर से क्या बात कर रहे थे आप मेरे, या कि भाई आपने मदर से क्या कह दिया। तो दैट हैज़ टू बी आंसर्ड। बट ये जो प्रॉब्लम है ये स्टिग्मा को बढ़ावा देता है, लोग नहीं समझ पाते तरीका क्या अच्छा तरीके। मैं ऑन द होल मैं ये भी शुरू करना चाहता हूँ कि ऐसे पेशेंट्स जो बहुत अग्रेसिव हैं उनके लिए किसी ना किसी तरीके से इंटरवेंशन का रास्ता बने, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंटरवेंशन ऐसे कि भाई मिनिमम फ्रिक्शन से उनको या मिनिमम सेफ्टी के साथ, वो मैक्सिमम सेफ्टी मिनिमम फ्रिक्शन, आपस में किसी तरह की फ्रिक्शन को ख़त्म करके उनको ट्रीटमेंट शुरू कराना। तो व्हाट यू कॉल इज एक्सप्रेस्ड इमोशंस फैमिली मेम्बर्स की तरफ से अगर ये पॉजिटिव रहता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि नहीं हम तो ट्रीटमेंट करेंगे, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, एंड दे गेट बेटर सून। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अच्छा प्रोग्नोस्टिक माना जाता है। उसमें वन ऑफ द थिंग इज़ कि अगर ऑनसेट जल्दी हुआ है तो वो पर्टिकुलर टाइम बिंग उसने उस बीमारी के साथ निकाल दिया है। वो जानता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो बीमारी की वजह से हो रही हैं, जैसे हेलुसिनेशंस हो गई, जो पर्टिकुलर आवाज़ें आती हैं, या फिर परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस हो गई कि मुझे ऐसा लगता है एक्चुअल में ये मेरा बुरा नहीं करना चाहता बट आई विजुअलाइज इट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो आपने उसमें एक चांस दिया उसको इंसाइट गैदर करने की कि साहब ये चीज़ें जो हैं जो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे बीमारी की वजह से हो रही है, और एक चीज़ ये समझना कि ये बीमारी की वजह से है, ये लोग ऐसे नहीं हैं। ऐसे में इनका ट्रीटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आउट ऑफ ब्लूज किसी के अच्छा होते भी आउट ऑफ ब्लूज है, प्राइमरी डेल्यूजन जो बनता है वो आउट ऑफ ब्लूज ही बनता है, इसलिए उसको बाकी चीज़ें जो है दे आर वेब ऑफ डेल्यूजन। उसके बाद जो बन रहे हैं, प्राइमरी डेल्यूजन इज अ लाइट बल्ब फिनोमेनन। जैसे आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए बुक्स में एक 2-3 लाइनें जो हमने दिखा रखी हैं कि वो बंदा ही स्टार्ट्स लाइक दिस कि बिकॉज देयर इज़ अ क्राउन ऑन माई स्पून, आई बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। अब इन लाइनों में देखोगे आप कि क्योंकि मेरी चम्मच पे क्राउन है इसलिए मैं रॉयल फैमिली से हूँ, तो इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है ना, नहीं। और ये दोनों चीज़ों में अगर आप डिटेल्स में देखो तो ये कि भाई क्योंकि तेरी चम्मच पे क्राउन है तो तू रॉयल फैमिली का कैसे हो गया,
ये तो नहीं बैठता ना सर। अब ये टेलीविजन तो इसने बना लिया कि मैं रॉयल ब्लड हूँ, एंड बिकॉज आई बिलोंग टू द रॉयल फैमिली द किंग सैल्यूटेड मी इन द परेड। ठीक है, ये एक सेकेंडरी टेलीविजन है। ये ऐसे हुआ है कि क्योंकि मैं राजा हूँ, किंग ने मुझे सैल्यूट किया है। किंग ने तुम्हें सैल्यूट नहीं किया, उसने परेड में जितने भी लोग थे जो उसे देखने आए थे सबको उसने सैल्यूटेशन किया। ओके। बट उसका विजुअलाइजेशन, अब ये भी कनेक्शन गलत है। अच्छा, एक बहुत फेमस मूवी है डॉक्टर जॉन नैश की, मैथमेटिशियन है, ब्यूटीफुल माइंड। इसमें जो पिक्चराइजेशन है, जो उसका परसेप्शन बन गया था, वो ये था कि अदर देन मैथमेटिशियन वो CIA के लिए काम कर रहा है। ही इज रिक्रूटेड बाय द CIA, और वो अखबार से सीक्रेट मैसेजेस या सीक्रेट कोडेड मैसेजेस को डेसिफर कर रहा है, उन्हें बाहर निकाल रहा है, एंड ही इज सोनली बाउंड टू प्रिवेंट अ वॉर। तो ये बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है। अच्छा, मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज बताता हूँ जो कि पर्टिकुलरली मेंटल डिसऑर्डर्स को बहुत अच्छे से पिक्चराइज करती है। ठीक है, देयर इज अ मूवी कॉल्ड द स्टोनहर्स्ट असाइलम। स्टोनहर्स्ट असाइलम बहुत फेमस है इसलिए कि जो अर्ली ब्रिटिश एरा में जो मेंटल डिसऑर्डर्स के जो मेथड्स थे वो उसमें बहुत अच्छे से विजुलाइज करें। और इसमें यह था कि जो जनरल था ड्यूरिंग द टाइम, वो इतनी ज़्यादा ट्रोमेटाइज हो गया था वॉर के टाइम पे, इतना ज़्यादा एट्रोशियस था उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर कि वो डिस्टर्ब हो गया, और उसने जिस असाइलम में उसको भेजा गया था। देखो, ये जो होते हैं जो पहले के टाइम पे जो सर्जन जनरल होते थे जी, वो या जो सर्जन्स होते थे उनको ही लेटर ऑन साइकेट्री का भी काम दे दिया जाता था। तो इस असाइलम में जब इस जनरल को भेजा गया, ओवर द टाइम बाकी स्टाफ जब इसका उसके यूनिट का वहाँ पे होने लगा तो उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया, और जो एक्चुअल स्टाफ था उनको उन्होंने जो बेसमेंट है उसमें बंद कर दिया। तो काफ़ी समय तक बंद रखा। द हॉस्पिटल वॉज रनिंग ऑन इट्स ओन, मतलब वो लोग उसको चला रहे थे, बट दे डेवलप्ड वेरी इम्पेकेबल एंड डिस्टर्बिंग मेथड्स टू ट्रीट। ठीक है, जिसमें कि बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट एक बंदे को वो दिखा रहे होते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स खड़े होकर उसको, डॉक्टर्स इन जनरल पॉपुलेशन उसे देख रही है कि भाई ये डिस्टर्ब है। अच्छा, उस भीड़ में एक लड़की उसको ऐसे देखने आई थी जिससे इसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस उसका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सिलरेट हो जाता है, ही गेट्स बेटर, और ये माइंडसेट बनाता है कि ये इस लड़की को वहाँ से छुड़ा के अपने साथ रखेगा, शादी करेगा इससे। जब ये वहाँ जाता है तो उसको पता चलता है कि लड़की को हिस्टेरिया है। हिस्टेरिया मतलब कि अगर कोई भी उसे टच करता है, शी गोज इन अ स्टेट ऑफ स्पाज्म, बहुत ज़बरदस्त उसको स्पाज्म आता है, एंड शी गोज अनकॉन्शियस फॉर लाइक 5 to 7 minutes, और आप उसे डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। इवेंचुअली इस मूवी में एक सीन ये भी है जिसमें वो टच कर देता है और वो एकदम से स्पैज्मिक उसमें चली जाती है। तो इसमें इन्होंने मल्टीपल डिसऑर्डर्स को टच पॉइंट्स के साथ लिया है, मतलब उसका जो एक्चुअल पिक्चराइजेशन होना चाहिए वैसे, एंड इन अ गुड वे। मतलब आप एट द एंड ऑफ द मूवी आप जब बाहर निकलोगे तो यू विल नो कि भाई ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। द अदर थिंग इज कि वो बाय हिज ओन मेथड्स वो बंदा जो है वो उस लड़की को ठीक कर लेता है, हिस्टेरिया पे समा उसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी देता है। एंड फिर वो बाद में एंड में जब ये पता चलता है उसे कि जो हॉस्पिटल चला रहा है वो साइकेट्रिस्ट ना होकर वही जनरल है जिसको यहाँ इलाज के लिए भेजा गया था, एंड ही इज़ वन बाय वन हार्मिंग द स्टाफ, जिसमें वो एंड ऑफ इट वो उनको वहाँ से निकालता है इन लोगों को। अच्छा, उसमें क्या होता है कि एक छोटा बच्चा होता है जो वॉर ट्रॉमा के साथ आता है, उसको गोली लगी होती है और बहुत ज़्यादा पेन में होता है। अच्छा, इसका भी देखो आप ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये क्यों ही रीच द हाइट्स ऑफ इंसैनिटी। उस बच्चे का इतना ज़्यादा पेन था उस टाइम पे, तो ये रेंडमली रिक्रूट कर रहे थे विदाउट मच ऑफ कि भाई कितना ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, जस्ट टू गेट रिड ऑफ हिज मिजरीज, जिस मिजरी से वो बेचारा फेस कर रहा था। दिस गाय शॉट हिम क्योंकि ही रियलाइज्ड कि द मल्टीपल एम्पुटेशंस जो उसके बच्चे के हाथ पैरों में थी उससे वो सर्वाइव कर भी जाता तो उसकी लाइफ बहुत मिजरेबल होती। और इस मूवमेंट में वो ये महसूस कर रहा था कि इसका पेन बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसको। तो ये ही गॉट ट्रिगर्ड, तो एकदम डिस्टर्ब हो गया, ही शॉट दैट किड एंड ही लेट हिम आउट ऑफ हिज मिजरीज। पर ये खुद डिस्टर्ब हो गया, वो उसका ट्रिगर पॉइंट था क्योंकि वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह विजुलाइज करता था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और उसको समहाउ ये करना बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब कर देता है।
ये था, पर वापस आने के बाद ही रियलाइजेस कि भाई मैं जनरल की पोस्ट तक गया हूँ, आई एम क्वाइट वेल लर्नड। तो वो धीरे धीरे करके जब उसके बाकी स्टाफ मेंबर्स आते हैं तो ही टेक्स ओवर। अच्छा, एक और मूवी है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, जो यहाँ की इंडियन मेड मूवी है, दैट इज़ अनियान, अपरिचित। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। जब स्प्लिट पर्सनैलिटी की आप बात करते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका जो अदर टर्म है वो डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। एंड देयर इज वन मोर एंटिटी कॉल्ड डिसोशिएटिव फ्यूग। ये जो है, ये होता है कि वो एकदम से कहीं चला गया एंड कई सालों से उस बंदे को ढूंढा जा रहा है, और जब मिला है तो गाई हैज़ पिक्ड अप अनदर आइडेंटिटी, ठीक है। बिल्कुल अलग आइडेंटिटी उसने पिक कर लिया और बिल्कुल अलग लाइफ वो जी रहा था। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या स्प्लिट पर्सनैलिटी के मैं आपको बेसिक्स के हिसाब से बताता हूँ पहले क्या होता है। देखो, जब हम बचपन में होते हैं तो हम सबके इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं या गार्डिंग फिगर्स होते हैं, और इवेंचुअली हम जब बचपन में होते हैं, क्योंकि हमें इस तरह से हमें देखो, बच्चे के जो ओवर द टाइम जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है ना, वो इस तरह के हैं कि शुरुआत में होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ उसके साइट में है वो एग्जिस्ट करती है, जो उसकी साइट में नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ओवर द टाइम जो है इसका जो फिक्सेशन होता है बच्चे का, ही रियलाइजेस कि जो चीज़ें मेरे बियॉन्ड माई विजन या बियॉन्ड द स्कोप ऑफ माई विजन वो भी एग्जिस्ट करती है, जस्ट दैट मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा, ठीक है। उसके बाद जो है हीरो फिगर्स उसकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट हीरो है बच्चे का वो फादर ही होता है, फादर या मदर। उसके बाद उसको ये समझ में आता है कि जो आप कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस कहोगे ना, कि भाई ये इमेजिनेटिव है जी, ये रियल है, और ये जो है ये जो आप कहते हो कि क्रिएटिव थिंकिंग के प्रोसेस में है कि भाई ऐसा हो सकता है, जस्ट इन द लिमिट्स ऑफ या जस्ट इन द बॉर्डर्स ऑफ रियलिटी ये पॉसिबल है। बच्चा ओवर द टेन्योर ऑफ 6 to 7 years वो ये समझने लग जाता है कि कुछ क्रिएटिव है। देयर इज़ अ इंक्लाइन टूवर्ड्स आर्ट, देयर इज़ अ इंक्लाइन टूवर्ड्स एकेडमिक्स। वो चीज़ों को पढ़ना चाहता है, वो चीज़ों को महसूस करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है, वो चीज़ों के प्रोसेस को समझना चाहता है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो इन सब में द मोस्ट कॉमन थिंग इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रियलिस्टिक थिंकिंग, जो रियल है, रियलिटी की बाउंड्रीज कहाँ पर है। द सेकेंड इज फिक्शनल थिंकिंग, द थर्ड इज इमेजिनेटिव थिंकिंग। इमेजिनेटिव थिंकिंग में ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर बैरियर को या एक लिमिटेशन को नेचर की थोड़ी देर के लिए लिफ्ट करते हैं, बाउंडिंग इट टू समथिंग की जो फिजिबल है, हो सकता है, किया जा सकता है। जैसे इंसान का मून तक जाना, उसका कहीं ना कहीं ड्राफ्ट दिमाग में ही हुआ उसके, उसने उस प्रोसेस को सोचा है, देन बिकेम अ रियलिटी। उससे पहले तक लोगों को लगता था ये पॉसिबल ही कैसे हुआ, तो बट उसके पीछे एक लॉजिक था कि उसने सोचा था कि ये ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप इसको ग्राफ किया गया, देन देयर वाज अ पर्टिकुलर आउटकम जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता था कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आपके इमेजिनेटिव थिंक प्रोसेस में हर बड़ी चीज़ जो एस्टेब्लिश हुई है, हर बड़ी चीज़ उसका एक कहीं ना कहीं एक फर्स्ट ड्राफ्ट बना है, उसको ड्राफ्ट किया गया है, किसी ने सोचा है उसके बारे में। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्लाइट टू बिगर स्ट्रक्चरल मार्वल्स, बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, बड़े बड़े जो जैसे आप पिरामिड्स देख रहे हो, बहुत मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हैं हमारे देश में, इनका फर्स्ट ड्राफ्ट कहीं ना कहीं होगा। फिर उसके बाद उसके जो सर्कमस्टांसिस रहे या जो प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना था, उसके रास्ते बनाए गए, ठीक है। उसके बाद जैसे स्टोन कटिंग के बारे में तो उन्होंने फिर उस तरह उसको एक तरह से डेवलप किया, या जैसे सपोज कर लो कि भाई इंटीरियर डिज़ाइन उसका किस तरह से रहेगा, कहाँ अंदर स्ट्रक्चर्स होंगे, कहाँ तक लोग जा सकते हैं, कहाँ पे लोगों के रहने के हिसाब से होगा। तो ये बनाना शुरू करने के बाद की प्रॉब्लम्स थी उनकी, जिसको उन्होंने क्रिएटिवली हैंडल किया। फैंटास्टिक थिंकिंग ये है कि हम इसमें भी पर्टिकुलर लिमिटेशंस फिजिकल और मेंटल आप हटाते हो, और आप ये देखते हो कि क्या डेवलप हो रहा है उससे। जैसे सुपरमैन है, हिज स्ट्रेंथ इज ड्यू टू बीइंग अ क्रिप्टोनाइट, वो क्रिप्टोन से है तो उसकी जो स्किन है वो इनपेनेट्रेबल है। उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, क्योंकि उस प्लैनेट के कंडीशंस में और यहाँ की कंडीशंस में डिफरेंसेस है, उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा है, उसकी सुपीरियर स्ट्रेंथ है। तो इसमें भी हमारे पास एक सर्टेन लॉजिक है, क्योंकि वो क्रिप्टोनियन है तो उसको डिफीट करने का यही तरीका था कि भाई कहीं से आप क्रिप्टन रॉक लाते उसको।
रेडिएशन उसको स्ट्रांग बनाती है, सोलर रेडिएशन से वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो ये जो है ये हमें फीड करता है, ये हमारे जो मेंटल जो सेटाइटी है ना हमारी चीज़ों को सीखने की, वो इसी से शुरू होती है। ये हमें फीड करता है मेंटली, ये हमारी एक एपेटाइट है, हम बिना सीखे नहीं आगे बढ़ सकते। इवेंचुअली हम जिंदगी जीना भी मुश्किल होगा अगर हम कुछ नया नहीं सीख रहे। तो बच्चों को ये क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ओवर द टाइम इन सब के इमेजिनरी फ्रेंड्स भी होते हैं या गार्डिंग फिगर्स भी होते हैं। अब क्या होता है कि इस उम्र में, क्योंकि इनका जो मेंटल अपर्चर है, चीज़ों को समझने का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा सा है। वो ओवर द टाइम स्ट्रेच करता है, धीरे धीरे वो चीज़ें और समझता है। देन ही डेवलप्स लॉजिकल थिंकिंग कि आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होता है, ये चीज़ें ऐसी हैं या ऐसी हैं, या ये ऐसे किया जा सकता है या वैसे होगा, या जो एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन है वो उसका डेवलप होता है आगे जाके। तो जैसे वेट्स में कितना फ़र्क है ना, या जो 1 kg आयरन एंड 1 kg फैदर का वेट सेम होता है, वो आर्ग्यूमेंटेशन क्योंकि ये फैदर है ये आयरन है, तो वो चीज़ों को डिमार्केट करना सीख रहा होता है। ये इमेजिनरी फ्रेंड्स इनके गार्डिंग फिगर्स होते हैं, ठीक है। और ये होता है कि इस एज ग्रुप में जब इनके साथ किसी तरह का ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, भले ही वो फिजिकल हो गया, वो मेंटल हो गया, वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, तो ये गार्डिंग फिगर्स जो हैं ये टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है इनके दिमाग में, इट्स देयर, बट इनको पता है कि जो ट्रेड्स इनके इमेजिनरी फिगर के हैं वो इनके पास नहीं, ठीक है। सपोजिटली बच्चा जो है वो बेचारा बहुत ज़्यादा सीधा हो गया, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत इजीली टू मैनिपुलेट हुआ। दूसरा कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत काइंड होते हैं। जो अल्टरनेट आइडेंटिटी या अल्टर्ड ईगो इसने डेवलप किया है वो बहुत श्रूड है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, एंड इट हैज़ द स्टेचर टू प्रोटेक्ट। स्टेचर मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो गए, स्टेचर हो गए। इट हैज़ द स्टेचर टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, ठीक है। तो अब इसमें भी स्प्लिटिंग में जब आप बात करते हो, देयर इज वन कॉल्ड इनकम्प्लीट स्प्लिटिंग, ठीक है। जैसे मैरी और मे है, ठीक है, और जो मैरी है वो मे की ऑल्टर्ड ईगो है, ठीक है, ऑल्टर्ड आइडेंटिटी है। अब इनकम्प्लीट स्प्लिटिंग में यह है कि मैरी को पता है कि मे एग्जिस्ट करती है एज अ पर्सन, मे को नहीं पता कि मैरी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक ही इंसान की दो आइडेंटिटीज है, सेकेंड आइडेंटिटी टेक ओवर कर लेती है और उसकी मेमोरीज इसको नहीं रहती, ठीक है। ये इस वजह से भी होता है कि जो ट्रॉमा हो रही है, जो उसके ऊपर ट्रॉमा हो रही है, अगर उसको याद रहेगी तो वो उसका रिफ्लेक्शन उसके जो साइकोलॉजी है या साइक है उसको और फ्रैक्चर कर देगी। इट वुड ब्रेक द साइक इनटू मल्टीपल पार्ट्स, और वो फ्रैक्चर्स उसको और ज़्यादा मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो उस फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेरी टेक्स ओवर तो उसको याद नहीं रहता, वो एट्रीब्यूट्स बिल्कुल अलग दिखेंगे, ठीक है। जैसे किसी अननोन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देना, या किसी थर्ड लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देना जिसके बारे में आपका ये एक्सपोजर था कि उसको नहीं आती। जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलना शुरू कर देना, या मार्शल आर्ट्स आना, जबकि मेरे को कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाया गया, ठीक है, बट मेरी को मार्शल आर्ट्स आता है। या इस तरह से देखा जाए कि मेरी इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प है जबकि मैं नहीं है, ठीक है। या मैरी को चीज़ों के बारे में नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है, मैरी को मैनिपुलेट करना आता है, मेरे को नहीं आता, ठीक है। तो वो जो ऑल्टर्ड ईगो है उसमें वो एट्रीब्यूट्स होंगे जो इस फर्स्ट पर्सन में खुद में नहीं थे। लेकिन सर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मार्शल आर्ट्स नहीं सीखा लेकिन जो उसकी ऑल्टर पर्सनालिटी। मैं आपको एक बताता हूँ, हम सबकॉन्शियस लेवल पे जो चीज़ें देखते हैं ना उसका इम्प्रिंट हमारे दिमाग में रहता है फॉर अ लाइफ टाइम। छोटी से छोटी चीज़, आप कहीं से जा रहे हो एंड जस्ट फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ यू सर्टेन एडवर्टीजमेंट, जब तक आप उसे पर्टिकुलरली रिकॉल करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपके वो मेमोरी रजिस्ट्रेशन में भी नहीं है ना, पर समहाउ सबकॉन्शियस लेवल पे वो हमेशा रहेगा आपकी मेमोरीज में। बात बस इतनी है कि उसका रिकॉल करने का आपका तरीका क्या है। इसलिए ही मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि ऑलवेज पुट अ कैच पॉइंट और अ पेग इनटू योर थॉट्स, उन चीज़ों के लिए जिन्हें तुम्हें याद रखना है, ठीक है।
एक तरह से कील ठोकने जैसा हो गया कि भाई मुझे ये चीज़ याद रखनी है, भले ही मैं उसे किसी और मेमोरी से अटैच कर दूँ, या मैं किसी पर्टिकुलर एक्रोनिम का यूज़ करूँ, या कोई पर्टिकुलर नंबर है जिससे मैं रिलेट कर दूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। बट सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा। इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू लर्न एज स्विफ्ट एज पॉसिबल, फटाफट चीज़ें सीखता है। सबकॉन्शियस माइंड के इन्फ्लुएंसेस हम बाद में निकालते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज है और जब तक हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में, हम नहीं समझ पा रहे, तो उसका इम्प्रिंट हमारे दिमाग में है कहीं ना कहीं। अगर आप ओवर द टाइम उस लैंग्वेज को सीखोगे तो आपको वो चीज़ याद आएगी, मैंने कहीं देखा था, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई नो आई हैव सीन दिस। और ये तभी होता है क्योंकि वो सेव्ड है कहीं ना कहीं। तो इन लोगों के साथ ये, जैसे बच्चों में देखो आप, बहुत कॉमन है वोरेशियस रीडिंग, वो रीड करने की आदत होती है बच्चों को से, ठीक है। दूसरा है कि इम्प्रिंट इनके दिमाग में बहुत स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू एन अडल्ट, क्योंकि हम चीज़ों का सिग्निफिकेंस ढूंढने लग जाते हैं। चाइल्ड डजंट नीड सिग्निफिकेंस, उसका चीज़ों को देखना उसके सीखने के बराबर है। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि ऑलवेज पे अटेंशन व्हाट यू फीड टू योर चाइल्ड, अदर देन जो आज की टेंडेंसी है कि आईपैड दे दिया, आईफोन दे दिया, उसकी जगह उसे बुक्स दो, अच्छी बुक्स दो, उनका पूरा लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिन चीज़ों का हम उसे उसके मेंटल सेटाइटी के हिसाब से जो चीज़ें हम उसे फीड कर रहे हैं वो उसके लिए अननेसेसरी है। अदर देन सर्टेन आर्ट फॉर्म्स और डांस, ठीक है, मैं उसे जस्टिफाइड मानता हूँ, देखेगा तभी तो कर पाएगा, बट उसके अलावा जो चीज़ें आप उसे फीड कर रहे हो ना, वो उसको सिर्फ नेगेटिविटी दे रहे हैं एक तरह से। देयर वाज अ फैमिली जो अपने बेटी को लेके आए थे और शी वाज 18 और 19 ईयर ओल्ड होगी, और इनका जो प्रेजेंटेशन था उसमें ये था कि 7 से 8 साल हो गया इलाज कराते हुए, 7 to 8 years। और जो सबसे पहले जिस डॉक्टर ने देखा था उसने इसको टैग कर दिया था आफ्टर डायग्नोसिस की स्किज़ोफ्रेनिक है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑन द सरफेस ऑफ इट ये कि अपने आप से बातें करती है, ठीक है, और पैरानॉइड है और अग्रेसिव है, ठीक है, और पेरेंट्स की तरफ पैरानॉइड है, और दूसरा की अग्रेशन was way too much, it was way too loud। तो हमारे पास वो होपफुली इसलिए आया था कि हम उसके कुछ ना कुछ हेल्प करें। ओवर द टाइम ऑफ असेसमेंट में हम लोग शाम को बैठ के राउंड्स लिखा करते थे, क्योंकि साइकेट्रिक हिस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बड़ा उसमें हर तरह की चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, तो मैं शाम को बैठ के लिखा करता था। ओवर द टेन्योर जब मैं उसको देख ही रहा था, जैसे ये हमारा जो टेबल है वो है सिटिंग एरिया, और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो ये जो है नर्स जब दवा देने आई तो इसने अपना पैर एक उठा के स्टूल पे रख लिया, एंड द मोमेंट शी डिड दिस, उसके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, उसका जो पहनावा था बेसिक, जैसे कॉलर ऊपर चढ़ा लिया उसने ऐसे, है ना, और उसने ही स्टार्टेड स्वेयरिंग एट दी सिस्टर, और ये तुम कैसे परेशान कर रहे हो इसको। द मोमेंट दिस पर्सन एनोटेड इन अ सेकंड पर्सन टूवर्ड्स द पेशेंट, आप समझ रहे हैं कि वो जो पेशेंट है वो स्टूल पे पैर रख के कह रहा है कि यार तुम इस लड़की को क्यों परेशान करते हो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम ऐसे करते रहोगे, है ना। एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग अब्यूजिव। अच्छा, इसमें भी ये था कि इस फैमिली ने कभी महाराष्ट्र से बाहर कदम नहीं रखा, ठीक है, और जो उस इंस्टेंस ऑफ टाइम पे उसकी लैंग्वेज थी वो हरियाणवी थी जी, ठेठ हरियाणवी, शी वॉज टॉकिंग इन हरियाणवी। और इसके पेरेंट्स से जब पूछा गया कि भाई क्या आप महाराष्ट्र के बाहर भी कभी रहे, तो देयर वॉज लाइक हम तो साहब पिछले 20 साल से ही कहीं नहीं गए। तो तब मैंने उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आई रियलाइज कि इसका कुछ ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से ये होता है, ठीक है। अच्छा, उस पर्टिकुलर डे में पहनावा, शी स्विच्ड फ्रॉम जो नॉर्मल अटायर उसका होता है टूवर्ड्स जीन्स एंड टी शर्ट, और मैं आ गया, जो जेंडर एनोटेशन था वो भी चेंज हो गया सेम डे, ठीक है। मैं आया हूँ और मैं जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, तो ये मेरे नोटिस में उस समय आया। द थिंग वाज, मैंने बाकी बैचमेट्स को भी बुला के ये उनको नोटिफाई किया कि ये स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, शी टॉक्स टू हरसेल्फ बट शी इज टॉकिंग टू हरसेल्फ विद द इमेजिनरी पर्सन, ठीक है। और इमेजिनरी पर्सन का कहानी मैं बताता हूँ कि ये जो लड़की है, ये इसका जो आप कहते हो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी कम थी,
चीज़ों को समझने की एबिलिटी शुरू से कम थी, ठीक है। केतन जो था वो, जो इसका जो गार्डिंग फिगर था केतन, वो लड़का था जो इसकी चौल में रहता था, इसके लिए काफ़ी वो बेनेवोलेंट था, वो काफ़ी केयर टेकिंग था। और देयर वर मल्टीपल इंस्टेंसेस जब बच्चे इसको परेशान करते थे और ये उसे बचाता था। एंड दैट गाय वाज हरियाणवी, ठीक है। तो वो क्योंकि बचपन से इसने उस लड़के को देखा है, तो द ऑल्टरनेट आइडेंटिटी दैट एक्चुअली जनरेटेड इन हर माइंड केतन के जाने के बाद उसकी लाइफ से, वॉज केतन इटसेल्फ, क्योंकि वो उसके लिए प्रोटेक्टिव फिगर था, वो हमेशा उसको बचाता था। एंड इसके लाइफ में भी ट्रॉमेटिक इंस्टेंसेस बहुत सारे रहे। फादर वॉज एन अल्कोहलिक, वो मारपीट बहुत करता था, मम्मी को भी मारता पीटता था, इसको भी तबीयत से इसको अच्छे से पिटाई विटाई इसकी कभी कभी हो जाती थी। तो उसके बाद बट द शिफ्ट ऑफ डायग्नोसिस फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम कि वो पैरानोया है, पैरानोया भी नहीं है, दादागिरी एक तरह से। जो झगड़े इनके आपस में हो रहे थे वो उसके ऑल्टर ईगो की दादागिरी थी, और ये भी इनके भी उसमें ध्यान में नहीं आया शायद कहीं ना कहीं। बट द चेंज ऑफ लैंग्वेज वाज अ बिगर कंसर्न टू मी कि भाई इसको कैसे ये सब आता है। तो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऑन द सरफेस ऑफ इट अगर आप ध्यान ना दो तो वो साइकोटिक डिसऑर्डर की प्रेजेंटेशन की तरह लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। अच्छा, एक और बताता हूँ आपको कि ये इस तरह से आपको बता रहा हूँ कि ऑन द सरफेस ऑफ इट वो लग रहा है साइकोसिस है, बट नहीं है, ठीक है। एक साउथ अफ्रीकन स्टूडेंट एक्सचेंज में हमारे साथ था, एंड पोस्ट फादर्स डेथ ही वाज इन मॉर्निंग स्टेज, मतलब ग्रीफ में था। और इन लोगों के साथ ये बहुत कॉमन है कि ये अपने लव वंस को या डिजीज्ड वन को विजुअलाइज करते हैं, इनको दिखते हैं, ये होता है इनके साथ, और ये उनके कल्चर में नॉर्मल है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आया तो इसने कई लोगों ने ये बोला कि भाई ये बात करता रहता है अकेले में अपने आप से और बहुत रोता है, तो इसको दिखा देते हैं जाके, ठीक है। जब मैंने उसका असेसमेंट किया तो द ओनली थिंग वाज कि मुझे ये कहीं ना कहीं पता था कि इनके लिए नॉर्मल है, इनके साथ ये 6 महीने 1 साल तक होता है, देन इट गोज ऑफ, नथिंग अलार्मिंग अबाउट इट, ये होता है। कुछ ट्राइब्स में 1 साल तक है, कुछ ट्राइब्स में 6 महीने तक है। तो आई जस्ट रिलीव द पर्सन, आई सेड कि भाई ट्राई टू कोप अप विद दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। बट जब लोग नोटिस ही कर रहे हो तब फादर से डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करना अवॉइड करो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एंड ही गॉट बेटर ओवर द टाइम अपने आप ही। बट उसको अगर तुम ऑन द बेसिक ऑफ इट तुम देखो तो यार ये क्या कर रहा है, ये ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, तो समहाउ ऐसे है। एंड जहाँ प्रॉपर साइकोसिस है ना मेरे दोस्त, ये जो सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना कि भाई बहुत वायलेंट होते हैं, नहीं, वायलेंट वो लोग होते हैं जिनका दिमाग चल रहा होता है, दे आर एक्टिवली फंक्शनिंग, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा। ये लोग उस तरह से नहीं काम करते, ठीक है। द वेरी सेम रीजन स्किज़ोफ्रेनिया को स्किज़ोफ्रेनिया बोला जाता है, दैट इज डिटेरियोरेशन इन पर्सनैलिटी। उनका थॉट प्रोसेस डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिसहेबल्ड है, वो आप और हमारी तरह नहीं सोच रहे, ठीक है। किसी भी एक्ट ऑफ वायलेंस के लिए हमें सोचना पड़ेगा, मेंटली बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। अगर मैं किसी को मार रहा हूँ, है ना, और वो गिर गया है और मुझे पता है कि जस्ट टू गिव मी द टाइम टू रन अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, मैं अपने आसपास चढ़ी हुई चीज को फेंक के मारूंगा इस पर, ठीक है। एक मेंटली इल इंसान जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको ये लग रहा है अभी तक कि जो कान में मेरे आवाज़ आ रही है वो सच है, और कुछ हद तक वो उनको फॉलो भी कर रहा है, ठीक है। पहले तो इसका डुअलिटी देखो आप, वो बात आपसे कर रहा है या अपनी आवाज़ का जवाब दे रहा है। ये मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स हुआ है, वो बात मुझसे कर रहा है पर जवाब कुछ और दे रहा है, ठीक है। अगर आपके मेथड्स बेनेवोलेंट हैं, थोड़ा आप कंपैशनेट हो, एंड यू नो हाउ टू एम्पैथाइज, नॉट सिंपैथाइज बट एम्पैथाइज, आप उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हो, यू कैन फैच सच अ पर्सन फॉर ट्रीटमेंट, वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल, दिस कैन बी डन। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि हम एज अ साइकेट्रिस्ट जो हमारी ड्यूटी होती है वो एम्पैथाइज करने की होती है। आई एम जस्ट स्टेपिंग इन टू योर शूज, आई एम नॉट वॉकिंग इन देम। मैं आपके एक्सपीरियंसेस को समझ रहा हूँ, मैं उनको समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ट्रीटमेंट देना है,
पर मैं आपके शूज़ में चलता नहीं हूँ, मैं एक्सपीरियंसेस को साथ लेके नहीं जाऊँगा, आई एम नॉट लिविंग विद देम। तो ये एक और चीज़ होती है। तो एज ए साइकेट्रिस्ट हमें बहुत ज़्यादा रीडिंग की हैबिट होती है कि हमें हर तरह के कल्चरल इंस्टेंसेस में, अच्छा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ये बिलीफ है कि एक पर्टिकुलर पेड़ के नीचे बैठने से तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे इंसान से जब आप अप्रोच करोगे या वो आपके प्रॉक्सिमिटी में होगा तो आपसे कहेगा यहाँ मत बैठना, आउट ऑफ एवरीथिंग यहाँ मत बैठना, बाकी तो जहाँ चाहे बैठ लो, ठीक है। और अगर आप पूछोगे कि क्या होता है कि नहीं तबीयत खराब होती है, लोगों को पागलपन हो गया है, कई लोग ऐसे हैं जो सर्टेन डिसऑर्डर से बीमार हो गए, तो आप ये सोचते हो कि यार इसका आर्ग्यूमेंट कहाँ तक वैलिड है, देन यू स्टार्ट यूजिंग साइंस। बट थिंग इज कि उसका ये बिलीफ सालों तक चला आ रहा है, सालों से अब तक। तो ये डिमार्केशन होना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो कल्चरल कन्फर्मिटी में है, इज इट इन कन्फर्मेशन विद द कल्चर, वहाँ के कल्चर से अगर कन्फर्मेशन में है तो वो डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो इसी में हम फिर नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि कहाँ पे क्या नॉर्मल है, कहाँ किस कल्चर में किस हद तक नॉर्मल है। देखो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं मूड डिसऑर्डर में जो बहुत ज़रूरी है। एक, मूड डिसऑर्डर पेशेंट से डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। आई एम सेइंग दिस लाउड, आई एम सेइंग इट क्लियर। अगर आपको पहले तो ये पहचानना कि मूड डिसऑर्डर है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मूड डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ आप आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होते, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वेरी हाई चांसेस कि वो आपको मारपीट देगा, ठीक है। देखो मूड डिसऑर्डर के आइडेंटिफाइंग मार्कर्स ये होते हैं कि एक तो एक सर्टेन फेज ऑफ डिप्रेशन उसको कभी ना कभी रहा है, देता हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंप्लीट स्प्लिटिंग, जिसमें जो भी पर्सनैलिटीज़ उसके अंदर डेवलप हुई हैं वो एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। और अगर आप इसको देखना चाहते हो तो देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड स्प्लिट, बहुत फेमस मूवी है, जिसमें उसके अंदर 23 पर्सनैलिटीज हैं, एंड द लास्ट वन इज़ द बीस्ट, ठीक है। इसका भी बहुत सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल अपर्चर है। अगर आप ग्लास मूवी को देखोगे, देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड ग्लास, जिसमें वो खुद एक सर्टेन बीमारी से सफ़र करता है, इसकी बोन्स बहुत ब्रिटल हैं और टूटती हैं बहुत जल्दी, एंड उसका माइंडसेट ये होता है कि मैं जस्ट बाय माय अटेम्प्ट्स में किसी को सुपर ह्यूमन बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटेगोनिस्ट है वो तो स्प्लिट पर्सनैलिटी से सफ़र करता है, जो एंटेगोनिस्ट है, जो हीरो है, उसके दिमाग में ये बार बार प्लांट किया जाता है कि उसके अंदर कुछ सुपीरियर कैपेबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो सुपर हीरो है, और वो इस चीज़ को बिलीव करता है। जैसे ट्रेन एक्सीडेंट जिसको वो सर्वाइव कर जाता है, उसमें से वो इकलौता सर्वाइवर है, बाकी सारे मर गए। एंड ओवर द टाइम ये बात करते करते उसके दिमाग में ये भी आता है कि उसकी स्ट्रेंथ दूसरों से सुपीरियर है। तो इस मूवी में ये भी है कि जब वो प्रोटेगोनिस्ट से लड़ रहा होता है तो उसमें वो जो लड़की है उसको बचाने के लिए उसमें बड़ा लोहे का छड़ डाल के हाथ से बेंड कर देता है उसको, ही जस्ट क्लोजेज इट ऑफ ताकि सेफ रहें बच्चे। तो ऐसे ये मैं आपसे कह रहा था कि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में बहुत पावरफुल है। इट्स हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ एंड इट्स हाउ यू ट्यून योर ब्रेन। वो आपको ऐसी स्ट्रेंथ भी दे सकता है जो पार बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और मूड डिसऑर्डर पे जब मैं आता हूँ तो ये भी वही एंटिटी की तरह ट्रीट होगा। अगर मेरे साथ ऐसा है कि मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं नॉर्मल से ज़्यादा, मैं पूरे दिन काम करके भी थक नहीं रहा। दूसरा कि जो मेरा माइंडसेट है करंटली, अगर मैं मूड डिसऑर्डर के साथ मेनिया में हूँ, आई एम इन अ ग्रैंडियोस स्टेट, ठीक है। मेरे जो एट्रीब्यूट्स जो भी हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हैं, चाहे फिजिकल हैं, चाहे मेंटल हैं, मैं उनको दूसरों से बहुत इन्फीरियर मानता हूँ या खुद को सुपीरियर मानता हूँ। मैं अगर बिजनेस शुरू करूँ तो करोड़ों बना दूंगा, मैं अगर खरीदूंगा तो मैं लाखों करोड़ों का प्लॉट्स खरीद लूँगा, या मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, जस्ट द टिप ऑफ इट। इसके अलावा ये महसूस करना कि मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करूँगा, या ये कि भाई मैं ही चीज़ों को गवर्न करता हूँ, आई एम द सोल कंट्रोलर, ये वाला जो माइंडसेट है ये मूड डिसऑर्डर मेनिया में बहुत ज़्यादा होता है। अदर थिंग इज अग्रेशन। इनका अग्रेशन इस वजह से भी ज़्यादा होता है क्योंकि इनका माइंड इनसे कह रहा है कि बाकी सारे तुम्हारे कंपटीशन है ही नहीं, तुम इन्हें यू कैन जस्ट वेडर देम ऑफ आराम से। फिर रिड्यूस नीड फॉर स्लीप, सोएंगे नहीं, और ये आपको बिल्कुल फ्रेश दिखेंगे 1 घंटा सो के भी, ठीक है। तो बिकॉज वो ट्यूनिंग इस तरह से है कि भाई मैं
सुपीरियर एबिलिटीज़ में हूँ अपने, ऐसे में जब उसको ये विश्वास है पूरी तरह से कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ दूसरों से ज़्यादा है, ऐसे में अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव होते हो ऐसे पेशेंट के साथ तो वो डेफिनेटली आपको हार्म करेगा। मूड डिसऑर्डर मैनिक पेशेंट्स में आप एग्री करते रहो उनको और दे जस्ट ट्राई टू सीक अ ट्रीटमेंट समहाउ। मानता हूँ मुश्किलें हैं इसमें, बट डोंट बी आर्ग्यूमेंटेटिव। वो हो सकता है आपको मेंटली किसी तरह से या फिजिकली नुकसान पहुँचा दे। तो ये ज़्यादातर हमने भी अपनी ट्रेनिंग में यही समझा है कि हाँ करते रहो, जस्ट गिव देम द टाइम टू मेंटलाइज कि भाई आप दुश्मन नहीं हो उसके, आप उसका फ़ायदा ही चाहते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट। अगर आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये कंटेन हो जाता है, विद इन 10 to 15 days ये कंटेन हो जाएगा। बहुत रेयर केसेस ऐसे हैं बियॉन्ड अ मंथ कैरी फॉरवर्ड करता है, बट सही ट्रीटमेंट आपने शुरू कर दिया यू विल बी बेटर। तो सर थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। और मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि विनायक सर के साथ हमारे और भी एपिसोड्स आने वाले हैं, प्रॉपर डिसऑर्डर्स के बारे में हम समझेंगे, और ये एपिसोड बहुत ही नॉलेजेबल था सर, उसके लिए बहुत ही थैंक यू आपके लिए। और स्पेशली आज के दिन सर काफ़ी बिजी थे बट फिर भी उन्होंने टाइम दिया। अरे बिल्कुल, मैं खुद कोशिश ये रखता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को साइको एजुकेट करूँ, जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना अच्छा है। थैंक्स अ लॉट।